गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है, यानी मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन कर लिया है, बिंदुसार के बारे में, और कल है जो महान सम्राट यानी अशोक के बारे में जो है हमने अध्ययन किया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने गहनता से अध्ययन कर लिया है, एक एक बिंदु को गहराई से हमने समझा है। आई होप कि कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाया और परसों यानी 2 यूनिटों के अंदर हमने टॉपिक को कवर किया है मौर्य साम्राज्य को, दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और आज दोस्तों हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था थी या जो सैन्य व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के मौर्य काल जो सैन्य व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनकी। तो उनसे पहले आज हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड। तो आज का मोटिवेशन कोड है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन लोगों को जो वक्त, हालात या किस्मत पे रोया नहीं करते। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन कोड से हमें पता चलता है कि हमें कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई सा भी हमें कठिन जो कार्य है, हमें उस कार्य को करना है, यानी हमें मंजिल हासिल करने के लिए कठिन से कठिन जो कार्य है उसे पूर्ण करना है, कठिन कार्य को हमें कवर करना है। अगर हम कठिन कार्य जो है उसे करेंगे तो हम जो है मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर हम सोचते हैं ये कठिन है, ये कठिन है और कठिन की वजह से हम उसे छोड़ देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, तो ध्यान में रखना है, अगर वो नहीं हुआ तो हमसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें जो है कोई सा भी हालात हो, कोई सा भी वक्त हो, हमें जो है किस्मत है, जो अपनी किस्मत पे हमें रोना नहीं है कि हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत ऐसी है वैसी है। अगर हम करना चाहिए, अपने जुनून है, अपने दिल के अंदर जज्बा जुनून अगर है तो हम कुछ भी लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, यानी मौर्य काल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के। प्रशासनिक व्यवस्था, तो आप हेडिंग लगाओ प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जितनी भी प्रकार की थी उनके बारे में आज हम गहरा अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं मौर्य काल के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं थी, विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के बारे में अब शुरुआत करते हैं। यानी मौर्य काल के अंदर थी प्रशासनिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी? प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे हमारे सरकार के अंदर जो व्यवस्था होती है, जैसे सेंटर की सरकार, उसी प्रकार मौर्य काल के अंदर कौन सी व्यवस्था थी? ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था थी। और हमारी सरकार के अंदर जैसे मेन जो सदस्य होता है सरकार का, गवर्नमेंट को संभालने वाला, जैसे प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उन्हें संभालने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसे राजा बोला जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति जिसे राजा, यानी जैसे हमारी सरकार कौन सी होती है? केंद्र की सरकार। जैसे केंद्र की सरकार है, उसी प्रकार मौर्य काल के अंदर कौन सी व्यवस्था थी? प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो मेन मुखिया था वो कौन था? तो ध्यान में रखना है, राजा। मेन मुखिया कौन था? राजा। और बात करें राजा जो मेन मुखिया था, और राजा की सहायता करने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए कौन थे? सहायता के लिए
तो दोस्तों जिस प्रकार हमारे मंत्री परिषद होती है, जिस प्रकार सरकार के अंदर कौन है, मंत्री परिषद, तो उसी प्रकार ध्यान में रखना है मौर्य काल के अंदर जो राजा थे, राजा की सहायता करने वाले होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, तो राजा की सहायता करने वाले को दोस्तों तीर्थ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, राजा की सहायता करने वाले को तीर्थ बोला जाता था। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के अंदर मंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्री जो परिषद है वो सहायता करती है, उसी प्रकार मौर्य काल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मेन मुखिया राजा और राजा की जो सहायता के लिए नीचे थे, उन्हें क्या बोला जाता था, तीर्थ बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहना है दोस्तों। एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन करना है, एक एक चीज को, एक एक बिंदु को बारीकी से अध्ययन करना है। तो इनकी जो मंत्री परिषद थी उन्हें क्या बोला जाता था, ध्यान में रखना है, तीर्थ बोला जाता था। और बात करें तीर्थ, तो तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है, तो दोस्तों जिस प्रकार हमारे अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, सड़क परिवहन मंत्री हो गया, रेल मार्ग मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, पर्यावरण मंत्री हो गया, उसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो मंत्री परिषद थी मौर्य काल में, जिन्हें तीर्थ बोला जाता था, तीर्थों की संख्या कितनी है, 18। अब बात करें मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन से मंत्री थे, मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन से मंत्री थे, तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जिस प्रकार हमारे वित्त मंत्री है, जिस प्रकार दोस्तों वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, तो मौर्य काल में क्या बोला जाता था, मौर्य काल के अंदर उसे समाहर्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों, समाहर्ता। जिस प्रकार वित्त मंत्री है तो मौर्य काल में वित्त मंत्री को समाहर्ता बोला जाता था। जिस प्रकार हमारे कोषाध्यक्ष है, जिस प्रकार कोषाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष, तो उसे मौर्य काल के अंदर क्या बोला जाता था, कोषाध्यक्ष को मौर्य काल में सनिंदाता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सनिंदाता। क्या बोला जाता दोस्तों, सनिंदाता बोला जाता था। और हमारे जिस प्रकार कृषि विभाग मंत्री होता है, जिस प्रकार कृषि विभाग मंत्री, कृषि विभाग मंत्री होता है, उस प्रकार उसे क्या बोला जाता था, शीताध्यक्ष। क्या बोला जाता था दोस्तों, शीताध्यक्ष बोला जाता था। मौर्य काल के अंदर क्या बोला जाता था, शीताध्यक्ष बोला जाता था। यानी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मेन, यानी जो सेंटर है हमारे, जैसे सरकार सेंटर की, उसी प्रकार मौर्य काल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अधिकारी मुखिया राजा, और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद, जिसे तीर्थ बोला जाता था। और तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है, 18। और दोस्तों बात करें कौन कौन सी परिषद थी, तो हमारे वित्त मंत्री तो मौर्य काल के अंदर समाहर्ता बोला जाता था, कोषाध्यक्ष को संयुक्तदाता बोला जाता था, और कृषि, कृषि जो विभाग था, ध्यान में रखना है, कृषि विभाग है, उसे क्या बोला जाता था, उसे शीताध्यक्ष बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शीताध्यक्ष बोला जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था से नीचे कौन सी व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था से नीचे कौन सी व्यवस्था थी, तो ध्यान में रखना है, इससे नीचे जो व्यवस्था थी उसे प्रांतीय व्यवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था बोला जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था से नीचे प्रांतीय व्यवस्था, जैसे हमारे कौन सी राज्य हो गई, केंद्र के नीचे कौन सी होती है, हमारे राज्य सरकार, उसी प्रकार इसके नीचे कौन सी थी, प्रांतीय व्यवस्था थी। और दोस्तों बात करें प्रांतीय व्यवस्था, इसके संभालने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था, प्रांतीय व्यवस्था को संभालने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, इसे संभालने वाले व्यक्ति को कुमार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कुमार बोला जाता था, या इसे राष्ट्रिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, या इसे राष्ट्रिक बोला जाता था, या इसे आर्यपुत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था,
आर्य पुत्र बोला जाता था। यह ध्यान में रखना है। प्रांतीय जो व्यवस्था थी इसको संभालने वाले व्यक्ति यानी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मुख्य अधिकारी, मुखिया, राजा और इसके नीचे जो व्यवस्था थी उसे क्या बोला जाता था? प्रांतीय व्यवस्था बोला जाता था। और प्रांतीय व्यवस्था को संभालने वाले को कुमार, राष्ट्रिक या आर्य पुत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? आर्य पुत्र। और प्रांतीय व्यवस्था के अंदर कितने प्रांत बताए गए हैं? तो ध्यान में रखना है 5 प्रांत बताए गए हैं। 5 प्रांत जो है बताए गए हैं। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि 5 प्रांत कौन कौन से हैं। 5 प्रांत जो है ये 5 प्रांत कौन से हैं ये आगे हम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन प्रांतीय व्यवस्था के बाद हमारे राज्य के बाद कौन सी आती है? राज्य के बाद कौन सी आती है? तो ध्यान में रखना है राज्य के बाद आती है हमारे जिला। प्रांतीय से नीचे कौन सी थी? यहाँ पे हमारे जैसे जिला है, कौन सी सरकार आती है? जिला सरकार आती है। और उसी प्रकार प्रांतीय जो व्यवस्था थी इसके नीचे कौन सी थी? तो उसे क्या बोला जाता था दोस्तों? उसे बोला जाता था विषय। उसे क्या बोला जाता था? उसे दोस्तों विषय के नाम से जाना जाता है। विषय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों विषय यानी जो विषय है जो विषय है यानी विषय को संभालने वाले या विषय के जो मुखिया थे उन्हें क्या बोला जाता था? विषय के मुखिया को दोस्तों विषयपति क्या बोला जाता था? विषयपति बोला जाता था। ये ध्यान में रखना है। क्या बोला जाता था? उसे विषयपति बोला जाता था। विषय के मुखिया को क्या बोला जाता था? विषयपति बोला जाता था। और दोस्तों बात करें विषय के नीचे, जैसे अपने गांव है तो मौर्य काल के अंदर क्या बोला जाता था? तो दोस्तों उसे ग्राम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्राम बोला जाता था। और दोस्तों ग्राम के अंदर जो अधिकारी थे उसे क्या बोला जाता था? उसे मुखिया। क्या बोला जाता था? तो दोस्तों उसे या तो मुखिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मुखिया, या उसे ग्रामीण बोला जाता था। या तो मुखिया बोला जाता था या उसे क्या बोला जाता था? या उसे ग्रामीण बोला जाता था। यानी प्रशासनिक व्यवस्था, राजा, सहायता करने वाले मंत्री परिषद, तीर्थ बोला जाता था। तीर्थ के अंदर 18 तीर्थ थे जिनमें से मंत्री परिषद के अंदर वित्त मंत्री को समाहर्ता, कोषाध्यक्ष को सनिंदाता और कृषि विभाग मंत्री को शीताध्यक्ष बोला जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था से नीचे प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था 5 प्रांत थे और प्रांतीय व्यवस्था को संभालने वाले को कुमार, राष्ट्रिक या आर्य पुत्र बोला जाता था। और दोस्तों प्रांतीय व्यवस्था से नीचे विषय और विषय संभालने वाले को विषपति बोला जाता था। विषय से नीचे है ग्राम और ग्राम को संभालने वाले मुख्य या उसे ग्रामीण बोला जाता था। मुख्य या उसे क्या बोला जाता था? उसे ग्रामीण बोला जाता था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें, मैंने 5 प्रांत बताए हैं तो 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो ध्यान में रखना है कि 5 प्रांत कौन कौन से थे। उत्तर के था, उत्तर में कौन सा था? तो उत्तरापथ। उत्तर के अंदर कौन सा था? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, उत्तर में था उत्तरापथ। उत्तर में प्रांत था उत्तरापथ। उत्तर के अंदर कौन सा प्रांत था? उत्तरापथ प्रांत था उत्तर के अंदर। और उत्तरापथ प्रांत है, इसकी राजधानी क्या मिलती है? तो दोस्तों इसकी राजधानी मिलती है तक्षशिला। उत्तरा प्रांत की राजधानी क्या मिलती है? तक्षशिला, ये इसकी राजधानी मिलती है। ये ध्यान में रखना है। दक्षिण में कौन सा था? तो दक्षिण में था दक्षिणापथ। दक्षिण में कौन था? दक्षिणापथ। और दक्षिणा जो पथ है इसकी राजधानी, दक्षिणापथ जो है इसकी राजधानी क्या है? तो दक्षिणापथ की जो राजधानी है ये थी सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। ये दक्षिणापथ की राजधानी थी। ये ध्यान में रखना है। दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णपथ है। एक था पश्चिम के अंदर, जो कौन सा था? अवंती। पश्चिम में कौन सा था? तो ध्यान में रखना है अवंती। और अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अवंती की राजधानी कौन सी थी?
तो दोस्तों ध्यान में रखना है अवंती की जो राजधानी थी ये थी उज्जैनी। और एक है पूर्व केंद्र, जिसे क्या बोला जाता है पूर्व केंद्र, या तो पूर्वी प्रांत या प्रासी, पूर्वी प्रांत या उसे प्रासी बोला जाता था, पूर्वी प्रांत या, ध्यान में रखना है क्या बोला जाता है पूर्वी प्रांत, पूर्वी प्रांत या प्रासी बोला जाता है। और पूर्वी प्रांत या प्रासी की राजधानी कौन सी थी, पूर्वी प्रांत या प्रासी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र जो है ये इसकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जो प्रशासनिक व्यवस्था है मौर्य काल के अंदर, प्रशासनिक जो व्यवस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो है परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछा गया है और माना जाता है आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, गहरी जानकारी हमें इसके बारे में प्राप्त करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो 5 प्रकार की व्यवस्थाएं, 4 प्रकार की मैंने बता दी। पहली कौन सी, उत्तरापथ, उत्तर के अंदर थी उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिण में थी दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, पूर्व के अंदर कौन सी, प्रासी या पूर्वी प्रांत और राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पश्चिम के अंदर कौन सी थी अवंती, राजधानी कौन सी थी उज्जैनी। और एक और रहेगी जो दोस्तों मध्य के अंदर थी, और उस जो है प्रांत का नाम क्या था, मध्य के अंदर था कलिंग प्रांत। मध्य के अंदर कौन सा था, तो दोस्तों ध्यान में रखना है मध्य के अंदर था कलिंग, कलिंग प्रांत ये मध्य में था। और कलिंग प्रांत की राजधानी क्या है, तो कलिंग प्रांत की राजधानी है तोसली, कलिंग प्रांत की राजधानी क्या है तोसली, ये कलिंग प्रांत की राजधानी है। तो दोस्तों मैंने आपको 5 प्रकार के प्रांत बताए हैं, ये प्रांत जो है ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उत्तर के अंदर कौन सा प्रांत था या राजधानी कौन सी थी, तो उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिण में दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, पूर्व के अंदर प्रासी या पूर्वी प्रांत राजधानी पाटलिपुत्र, पश्चिम के अंदर अवंती राजधानी उज्जैनी, और मध्य के अंदर थी कलिंग प्रांत और राजधानी तोसली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, विषय, ग्राम और इनके जो मुखिया थे उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें सॉरी बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें जो है इतनी जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कौन सी व्यवस्था थी, आगे जो व्यवस्था थी वो थी सैन्य व्यवस्था। कौन सी थी, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था थी। अब सैन्य व्यवस्था कौन सी थी, सैन्य व्यवस्था कौन सी थी, तो सैन्य व्यवस्था के अंदर दोस्तों ध्यान में रखना है, सैन्य व्यवस्था के अंदर ध्यान में रखना है, सैन्य व्यवस्था में पैदल सैनिक थे। क्या थे, पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, घुड़सवार थे, और कौन से थे, पैदल सैनिक, घुड़सवार, और थे दोस्तों हस्ती, नौसेना और धनुर्धर, और थे हस्ती, कौन से थे दोस्तों, हस्ती, हस्ती, और कौन से थे दोस्तों, हस्ती, नौसेना और धनुर्धर, नौसेना, नौसेना और धनुर्धर, धनुर्धर, ये जो है ये सैन्य व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था के अंदर है कितने प्रकार के, पैदल सैनिक हो गया, घुड़सवार हो गया, हस्ती, नौसेना और धनुर्धर, 5 प्रकार के थे। और एक इतिहासकार का नाम मिलता है, इतिहासकार, इतिहासकार था जिसका नाम क्या है, प्लिनी। इतिहासकार कौन सा था, तो दोस्तों उसका नाम मिलता है प्लिनी। और इतिहासकार प्लिनी का मत था, इतिहासकार प्लिनी के मत के अनुसार क्या बताया गया है, इतिहासकार प्लिनी के
तो दोस्तों जो इतिहासकार था प्लिनी, इतिहासकार प्लिनी के मत के अनुसार क्या बताया गया है, यानी सैन्य व्यवस्था के अंदर पैदल सैनिक हो गए, घुड़सवार हो गए, हस्ती, नौसेना और धनुर्धर, और इनके बारे में एक इतिहासकार थे प्लिनी, और प्लिनी के मत के अनुसार क्या बताया गया है, जो पैदल सैनिक है, पैदल सैनिक की संख्या कितनी बताई गई है, पैदल सैनिकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो दोस्तों पैदल सैनिकों की संख्या बताई गई है 6 लाख। कितनी बताई गई है दोस्तों, 6 लाख सैनिक है, ये व्यवस्था बताई गई है। और बात करें घुड़सवार, घुड़सवारों की संख्या 30,000 बताई गई है। और आगे है हस्ती, हस्ती की कितनी बताई गई है, तो ध्यान में रखना है 9,000। यानी ये जो मत था किसका था, इतिहासकार थे प्लिनी, और प्लिनी के मत के अनुसार सैन्य व्यवस्था के अंदर पैदल सैनिकों की संख्या 60,000, घुड़सवार थे 30,000, हस्ती 9,000। ये प्लिनी जो इतिहासकार थे इनके मत के अनुसार ये जो है सैन्य व्यवस्था बताई गई है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब बात करें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। आगे थी गुप्तचर व्यवस्था, आगे कौन सी व्यवस्था थी, तो गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था। और दोस्तों बात करें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, तो 2 प्रकार की व्यवस्था थी गुप्तचर के अंदर, 2 प्रकार की व्यवस्था थी, एक थी संस्था, एक थी संचार। पहली कौन सी थी, संस्था, पहली कौन सी थी, संस्था, और दूसरी कौन सी थी, तो ध्यान में रखना है संचार। पहली थी संस्था और दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी संचार। अब संस्था कौन सी थी और संचार कौन सी थी, तो दोस्तों संस्था वह व्यवस्था थी, संस्था वह व्यवस्था थी जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करते थे। संस्था, संस्था दोस्तों वह व्यवस्था थी जो एक स्थान पर, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करते थे, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करते थे, काम करते थे, उसे क्या बोला जाता था, एक स्थान पर रहकर जो गुप्तचर का काम करते थे उसे क्या बोला जाता था, तो दोस्तों उसे सैन्य बोला जाता था। एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का जो काम करते थे उसे क्या बोला जाता था, तो दोस्तों उसे सैन्य बोला जाता था। यानी गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक थी सैन्य और दूसरी कौन सी थी, तो दोस्तों दूसरी थी संचार। अब संचार कौन सी थी, तो दोस्तों संचार के बारे में आपको ध्यान में रखना है। संचार कौन सी थी, तो संचार जो है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी भ्रमण करके, भ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, भ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके गुप्तचर का काम करते थे, भ्रमण करके गुप्तचर का काम करते थे, गुप्तचर का काम करते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, तो दोस्तों उन्हें बोला जाता था संचार। और जो एक स्थान पर रहकर जो गुप्तचर का काम करते थे उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें दोस्तों बोला जाता था संस्था। तो उन्हें क्या बोला जाता था, संस्था, ये ध्यान में रखना है। गुप्तचर व्यवस्था के अंदर 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी, संस्था, संचार। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करते थे और जो संचार है ये भ्रमण करके गुप्तचर का काम करते थे, ये ध्यान में रखना है। आई होप की जो मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था बताई है, सैन्य व्यवस्था बताई है और जो गुप्तचर व्यवस्था बताई है ये अच्छे से आपको समझ में आई है। अगर अच्छे से आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो आगे जो व्यवस्था है उनके बारे में हमें अध्ययन करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे जो व्यवस्था है, आगे जो भी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के बारे में हमें
हम अध्ययन करने वाले हैं। आगे जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आगे कौन सी व्यवस्था थी, तो मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था बताई है। सैन्य जो व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया है। और जो गुप्तचर व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी हमने जानकारी हासिल करी है। और सैन्य व्यवस्था के अंदर एक इतिहासकार थे जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम था? इतिहासकार का नाम था प्लिनी। और प्लिनी ने अपने मत दिए थे। पैदल सैनिक कितने बताए थे, तो ध्यान में रखना है 6 लाख पैदल सैनिक बताए थे। घुड़सवारों की संख्या 30,000 बताई थी। और हस्ती सेना जो थी उनकी संख्या कितनी बताई थी, तो 9,000 बताई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों बात करते हैं, आगे जो व्यवस्था थी, आगे कौन सी व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था के बारे में जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। आगे दोस्तों जो व्यवस्था थी वो थी न्यायिक व्यवस्था। आगे कौन सी व्यवस्था थी? न्यायिक व्यवस्था। आगे जो व्यवस्था थी वो थी न्यायिक व्यवस्था। कौन सी थी दोस्तों? न्यायी या न्यायिक व्यवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यायी या न्यायिक व्यवस्था। व्यवस्था। और दोस्तों बात करें न्यायिक व्यवस्था के बारे में, तो न्यायिक व्यवस्था का मुख्य कौन होता था? न्यायिक व्यवस्था का मुख्य था जिला न्यायाधीश। हमारे जिस प्रकार है जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश हमारे जिस प्रकार है न्यायिक व्यवस्था के अंदर जिला न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार है मौर्य काल के अंदर उसे क्या बोला जाता था? उसे राजयुग। क्या बोला जाता था दोस्तों? ध्यान में रखना है, राजयुग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसे राजयुग बोला जाता था। ये ध्यान में रखना है। मौर्य काल के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार जिला न्यायाधीश होता है, उसे क्या बोला जाता है? राजयुग बोला जाता है। ये ध्यान में रखना है। आगे थी कृषि व्यवस्था। आगे कौन सी व्यवस्था थी? आगे थी दोस्तों कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था। और कृषि व्यवस्था के अंदर हम जानकारी प्राप्त करें तो कृषि व्यवस्था के अंदर जो भूमि थी, कृषि व्यवस्था में जो भूमि थी, भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। कृषि व्यवस्था के अंदर मौर्य काल में भूमि को 2 भागों में, एक तो थी क्रिप्ट और एक अक्रिप्ट भूमि। कौन सी थी? तो दोस्तों एक थी क्रिप्ट और दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी भूमि थी अक्रिप्ट, दूसरी थी अक्रिप्ट। तो दोस्तों अब क्रिप्ट कौन सी थी और अक्रिप्ट कौन सी थी? क्रिप्ट भूमि कौन सी थी और अक्रिप्ट भूमि कौन सी थी? तो दोस्तों क्रिप्ट भूमि उसे बोला जाता था, क्रिप्ट भूमि उसे बोला जाता था जो उपजाऊ भूमि थी। क्रिप्ट भूमि किसे बोला जाता था? जो उपजाऊ थी। उपजाऊ, उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता था? तो ध्यान में रखना है, क्रिप्ट बोला जाता था। और जो अनुपजाऊ थी, जो अनुपजाऊ भूमि थी, उसे क्या बोला जाता था? तो दोस्तों अनुपजाऊ भूमि को अक्रिप्ट बोला जाता था। यह है कृषि व्यवस्था। और न्यायिक व्यवस्था, जिला न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? राजयुग बोला जाता था। कृषि व्यवस्था के अंदर जो भूमि थी 2 भागों में बांटा गया था, क्रिप्ट और अक्रिप्ट। क्रिप्ट को उपजाऊ और अक्रिप्ट को अनुपजाऊ बोला जाता था। और दोस्तों कौटिल्य के मत के अनुसार जो भूमि थी उसके बारे में क्या मत मिलता है? कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बुक थी उसकी अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी जो भूमि थी अर्थशास्त्र के अनुसार है, जो भूमि थी, भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक है देवमात्रिक और दूसरी है अदेवमात्रिक। पहली कौन सी है? तो दोस्तों देवमात्रिक, देवमात्रिक पहली है देवमात्रिक।
और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है अदेव मात्रिक। अदेव मात्रिक, पहली है देव मात्रिक और दूसरी है अदेव मात्रिक। यानी देव मात्रिक भूमि कौन सी थी, अदेव मात्रिक भूमि कौन सी थी? तो दोस्तों देव मात्रिक भूमि वह थी जो मानसून पर निर्भर थी। देव मात्रिक भूमि जो मानसून पर निर्भर थी। देव मात्रिक भूमि कौन सी थी, जो भूमि मानसून पर निर्भर थी। देव मात्रिक भूमि जो मानसून पर निर्भर थी। अदेव मात्रिक भूमि कौन सी थी, जो मानसून पर निर्भर नहीं थी। मानसून पर निर्भर नहीं थी। और जो मानसून पर निर्भर नहीं थी उन्हें क्या बोला जाता था, तो जो मानसून पर निर्भर नहीं थी उन्हें अदेव मात्रिक बोला जाता था। और जो भूमि मानसून पर निर्भर थी, मानसून पर निर्भर थी, उन्हें देव मात्रिक बोला जाता था। और दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। इंडिका, ये मेगास्थनीज की क्या है, बुक है इंडिका। और मेगास्थनीज की इंडिका बुक के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भारत को 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि मेगास्थनीज की किस बुक के अनुसार भारत को भागों जो है 7 भागों में बांटा गया है? तो इंडिका। यह क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भारत को 7 भागों में बांटा गया है, तो मेगास्थनीज की बुक का नाम पूछ लिया जाता है, या बुक का नाम देके जो है भारत का पूछ लिया जाता है कि भारत को इस बुक के अनुसार, यानी मेगास्थनीज की बुक इंडिका के अनुसार भारत को कितने भागों में, तो 7 भागों में। मेगास्थनीज की किस बुक के अनुसार भारत को 7 भागों में बांटा गया है? तो इंडिका बुक के अनुसार। और न्यायिक व्यवस्था के अंदर मैंने जिला न्यायाधीश जिसे राज्य को बोला जाता है बताया है। कृषि व्यवस्था के अंदर जो भूमि थी उसे 2 भागों में बांटा गया है, क्रिप्ट और अक्रिप्ट। क्रिप्ट भूमि जो उपजाऊ थी, अक्रिप्ट भूमि जो अनुपजाऊ थी। और अर्थशास्त्र यानी जो कुटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, इसके अनुसार भूमि थी उसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से? एक है देव मात्रिक और दूसरा है अदेव मात्रिक। देव मात्रिक कौन सी थी? तो देव मात्रिक भूमि वह थी जो मानसून पर निर्भर करती थी, जो मानसून पर निर्भर करती थी। और अदेव मात्रिक कौन सी थी? जो मानसून पर निर्भर नहीं करती थी। तो आई होप कि जो आज मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था मैंने करवाई है, गुप्तचर व्यवस्था करवाई है, सैन्य व्यवस्था हमने पूर्ण की है, और दोस्तों जो हमने न्यायिक व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, इनके बारे में हमने गहरा अध्ययन किया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के बारे में समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों जो व्यवस्था है मौर्य काल के अंदर, जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था होगी, न्यायिक होगी, सैन्य व्यवस्था या जो गुप्तचर व्यवस्था है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज की जो वीडियो है, आज के जो टॉपिक है, आपको कैसे लगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना,
ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलते रहें। तो दोस्तों कल इसी समय हमें वापस मिलेंगे शाम को 9 बजे अपने नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।